इस वीडियो में हम हिंदी का मॉडल सेट नंबर 4 करेंगे। इसके पीछे हमने हिंदी का मॉडल सेट टोटल 3 कर लिए हैं। तो आज के इस मॉडल सेट नंबर 4 में टोटल 100 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि मलयज जी का मूल नाम क्या था। मलयज जी का मूल नाम क्या था। ऑप्शन है रमेश श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है भरत श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है सुधार श्रीवास्तव, ऑप्शन डी है रामेश्वर श्रीवास्तव। तो बताना है आपको कि मलयज जी का मूल नाम क्या था। तो मलयज जी का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। मलयज जी का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर कि तिरिछ पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। तिरिछ पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। ऑप्शन ए है तिरिछ के काटने से, ऑप्शन बी है धतूरे की जहर से, ऑप्शन बी है कि दुर्घटना से, और ऑप्शन डी है कि मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो आपको बताना है कि तिरिछ पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे हुई। तो तिरिछ पाठ में पिताजी की मृत्यु जो है वह मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से हुआ था। तो तिरिछ पाठ में पिताजी की मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि द फर्स्ट एवं लास्ट फ्रीडम की कृति किसकी है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है कि पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी है जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी है कि जाबिर हुसैन। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह जे कृष्णमूर्ति की कृति है। किसकी कृति है। जे कृष्णमूर्ति की। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जे कृष्णमूर्ति की कृति है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। ऑप्शन ए है अवधि, ऑप्शन बी है ब्रज, ऑप्शन सी है कि खड़ी बोली, ऑप्शन डी है कि अवसाद। तो आपको बताना है कि जायसी रचित पद्मावत भाषा क्या है। तो जायसी रचित पद्मावत भाषा अवधि भाषा है। कौन सा भाषा है। अवधि भाषा। तो जायसी रचित पद्मावत भाषा अवधि भाषा है। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन के वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सुर किस भाव के पद थे। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व यानी वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सुर किस भाव के पद गाते थे। ऑप्शन ए है प्रेम, ऑप्शन बी है विरक्ति, ऑप्शन सी है दैन्य, ऑप्शन डी है अवसाद। तो आपको बताना है कि वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सुर किस भाव के पद गाते थे। तो वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सुर जो थे वह दैन्य भाव के पद गाते थे। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है। ऑप्शन ए है लगन पत्रिका, ऑप्शन बी है प्रणय पत्रिका, ऑप्शन सी है सीता स्वयंवर, ऑप्शन डी है कि विनय पत्रिका। तो कौन सी रचना तुलसी जी की है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनय पत्रिका जो है वह तुलसी जी की रचना है। विनय पत्रिका तुलसी जी की रचना है। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन की कहानी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है एक आंख का न होना, ऑप्शन बी है एक कान वाला, ऑप्शन सी है अविश्वास, और ऑप्शन डी है कि विश्वास प्रतीति। तो आपको बताना है कि कहानी का अर्थ क्या होता है। तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास प्रतीति। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। ऑप्शन ए है रुद्र प्रताप, ऑप्शन बी है साहू जी, ऑप्शन सी है भानु प्रताप, ऑप्शन डी है कि यज्ञसेन। तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। तो शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। साहू जी था। फिर है 9 नंबर क्वेश्चन कि प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है कि रवि रत्न प्रसाद साहू, ऑप्शन बी है देवी प्रसाद साहू, ऑप्शन सी है कालिका प्रसाद साहू, ऑप्शन डी है कि चंडिका प्रसाद साहू। तो प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। तो प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। था। ऑप्शन है 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 2 जुलाई 1920 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 18 मई 1930 ईस्वी को, और ऑप्शन डी है कि 12 अगस्त 1905 ईस्वी को। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था।
तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? ऑप्शन ए है इतने पास अपने, ऑप्शन बी है उदिता, ऑप्शन सी है टूटी हुई बिखरी हुई, ऑप्शन डी है कि भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत इतिहास और संस्कृति जो है वह शमशेर बहादुर सिंह की कृति नहीं है। भारत इतिहास और संस्कृति जो है वह शमशेर बहादुर सिंह की कृति नहीं है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? ऑप्शन ए है दिव्यदान, ऑप्शन बी है कि मुझे चांद चाहिए, ऑप्शन बी है कि मुझे चांद चाहिए, ऑप्शन सी है कि भोर का तारा और ऑप्शन डी है कि चांद का मुंह टेढ़ा। तो आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है वह मुक्ति बोध की है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चांद का मुंह टेढ़ा जो है वह रचना मुक्ति बोध जी की है। चांद का मुंह टेढ़ा रचना मुक्ति बोध जी की है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन की सरोज किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सरोज कौन संधि का उदाहरण है? तो सरोज जो है वह विसर्ग संधि का उदाहरण है। स्वर्ग किस संधि का उदाहरण है? सरोज विसर्ग संधि का उदाहरण है। सरोज विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन कि महेश का संधि विच्छेद, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है कि महो धन इस, ऑप्शन बी है महाधन इस, ऑप्शन सी है मही धन इस और ऑप्शन डी है मही धन इस। तो आपको बताना है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश का संधि विच्छेद महाधन इस होगा। महेश का संधि विच्छेद महाधन इस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है ऋण संधि, ऑप्शन सी है दीर्घ संधि, ऑप्शन डी है गुण संधि। तो 15 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? तो दिग्गज जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। दिग्गज क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए है यड़ संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि, ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? तो परमात्मा जो है वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का। परमात्मा दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर है नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो नवग्रह जो समास है, नवग्रह जो शब्द है वह द्विगु समास का उदाहरण है। नवग्रह शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि नवग्रह में नौ का अर्थ, नौ जो है वह संख्यावाचक शब्द है, इसलिए नवग्रह द्विगु समास होगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है कि दोनों पद प्रधान होता है कि प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होता है? तो बताना है कि अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? तो अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दूसरा पद प्रधान होता है। फिर है कि चतुरानन शब्द किस समास का उदाहरण है? चतुरानन शब्द, चतुरानन शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है कि तत्पुरुष समास है। तो चतुरानन किस समास का उदाहरण है? तो चतुरानन जो है वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चतुरानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। फिर है कि गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास है? गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी है करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो आपको बताना है कि गर्भ शून्य में कौन सा समास होगा? तो गर्भ शून्य में करण तत्पुरुष समास होगा। गर्भ शून्य में कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास। फिर है कि अनुकूल का विलोम क्या है? अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल होगा। अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल। फिर है कि श्री गणेश का विलोम, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है श्री राधा, ऑप्शन बी है विनाश, ऑप्शन सी है इतिश्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इतिश्री। फिर है कि अमृत, अमृत का विलोम शब्द, अमूर्त का विलोम शब्द, ऑप्शन ए है मूर्त, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है अमंगल, ऑप्शन डी है अपूर्ण। तो अमूर्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमूर्त का विलोम शब्द होगा मूर्त। अमूर्त का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्त। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर
24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है राक्षस, ऑप्शन बी है दानव, ऑप्शन सी है आदमी, ऑप्शन डी है मनुष्य। तो मानव का विलोम शब्द क्या होगा? तो मानव का विलोम शब्द होगा दानव। मानव का विलोम शब्द होगा दानव। फिर है कि निम्नलिखित में कृत प्रत्यय किसमें होगा? निम्नलिखित में कृत प्रत्यय किसमें होगा? ऑप्शन ए है बचत में, ऑप्शन बी है भलाई में, ऑप्शन सी है मूलतः में, ऑप्शन डी है चतुराई में। तो कृत प्रत्यय किसमें है? तो कृत प्रत्यय है बचत में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी बचत जो है इसमें कृत प्रत्यय है, बचत में कृत प्रत्यय है। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से एक प्रत्यय कौन नहीं है? इनमें से एक प्रत्यय कौन नहीं है? ऑप्शन ए है दीर्घ ई, ऑप्शन ए है दीर्घ ई, ऑप्शन बी है ता, ऑप्शन सी है पन, ऑप्शन डी है अनु। तो इनमें से एक प्रत्यय कौन नहीं है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो अनु है वह एक प्रत्यय नहीं है, अनु जो है वह प्रत्यय नहीं है। फिर है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय किसमें होगा? ऑप्शन ए है नशीला में, ऑप्शन बी है भावदीह में, ऑप्शन सी है कि भावुक में, ऑप्शन डी है याचिका में। तो निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय किसमें होगा? तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याचिका में जो है वह स्त्री शब्द है। याचिका में स्त्री प्रत्यय है। याचिका में कौन सा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय। फिर 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पद प्रत्यय से बना है? ऑप्शन ए है देहदान, ऑप्शन बी है पिकदान, ऑप्शन सी है जीवनदान, ऑप्शन डी है धनदान। तो कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से बना है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पिकदान। पिकदान जो है वह प्रत्यय से बना है, पिकदान शब्द प्रत्यय से बना है। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन कि वारिद का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है बिजली, ऑप्शन डी है बादल। तो वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वारिद का पर्यायवाची शब्द होगा बादल। वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बादल। वारिद का पर्यायवाची शब्द बादल होगा। फिर है कि पत्ती का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? पत्ती का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? ऑप्शन ए है वल्लभ, ऑप्शन बी है स्वामी, ऑप्शन सी है भारवा, ऑप्शन डी है भरता। तो पत्ती का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो पत्ती का पर्यायवाची शब्द जो है, पति का पर्यायवाची शब्द भारवा नहीं है। पति का पर्यायवाची शब्द भारवा नहीं है, यानी सी नंबर इज राइट आंसर। फिर है कि अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है विष, ऑप्शन बी है सुधा, ऑप्शन सी है मधुप, ऑप्शन डी है आम्र। तो अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अमीय का पर्यायवाची शब्द होगा सुधा। अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुधा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 32 नंबर कि उड़न छू होना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए है जादू करना, ऑप्शन बी है संकट देखकर भागना, ऑप्शन सी है नजर न आना, और ऑप्शन डी है डर का छिपना। तो उड़ छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो उड़ छू होना मुहावरे का अर्थ होगा संकट देखकर भागना उड़ छू होना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर है कि कन्नी काटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है किनारा काटना, ऑप्शन बी है किनारा कर जाना, ऑप्शन सी है किनारे का बैठना, ऑप्शन डी है दूर रहना। तो कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ होता है दूर रहना। कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ होता है दूर रहना। फिर है कि काम काज में कोरा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए है काम न करना, ऑप्शन बी है काम समाप्त करना, ऑप्शन सी है काम पूरा न करना, ऑप्शन डी है काम न जानना। तो काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ होता है काम न जानना। काम काज में कोरा का मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन की आरोग्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? आरोग्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है सेहत, ऑप्शन सी है अरोगता, ऑप्शन डी है कि तंदुरुस्ती। तो आपको बताना है कि आरोग्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो आरोग्य का पर्यायवाची शब्द सी, अरोगता जो शब्द है वह आरोग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आरोग्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर है कि अतुन का पर्यायवाची शब्द कौन है? अतुन का पर्यायवाची शब्द कौन है? ऑप्शन ए है ईश्वर, ऑप्शन बी है कृष्ण, ऑप्शन सी है कामदेव, ऑप्शन डी है बसंत। तो आपको बताना कि अतुन का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो अतुन का पर्यायवाची जो है, अतुन का पर्यायवाची कौन है? तो अतुन का पर्यायवाची जो है वह संत है। अतुन का पर्यायवाची कौन है? तो अतुन का पर्यायवाची वह संत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है कि अनिल का पर्यायवाची कौन है? अनिल का पर्यायवाची कौन है?
ऑप्शन ए है चक्रवात, ऑप्शन बी है पावस, ऑप्शन सी है पवन, ऑप्शन डी है अनल। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द होगा पवन। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पवन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है निरी, ऑप्शन बी है नी, ऑप्शन सी है निर और ऑप्शन डी है नी है। तो आपको बताना है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा। तो निर्वाह में उपसर्ग जो है ऑप्शन नंबर सी नीर है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो नीर उपसर्ग है, निर्वाह में नीर उपसर्ग है। फिर है 39 नंबर क्वेश्चन कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है उप, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है प्रति, ऑप्शन डी है अनु। तो गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आ, यानी गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आ उपसर्ग का हम लोग उपयोग करेंगे। फिर है 40 नंबर क्वेश्चन की संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है स, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन सी है सम, ऑप्शन डी है स। तो संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो संकल्प में सम उपसर्ग है। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। फिर है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है जायसी। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है वह सूर्यदास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूर्यदास को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है 42 नंबर क्वेश्चन कि संध्या का विलोम क्या होगा? संध्या का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है प्रात, ऑप्शन बी है प्रातः, ऑप्शन सी है निशा और ऑप्शन डी है रात्रि। तो संध्या का विलोम शब्द क्या होगा? तो संध्या का विलोम शब्द प्रातः होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी संध्या का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रातः होगा, प्रातः। फिर है कि आदान का विपरीतार्थक शब्द, आदान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है प्रदान, ऑप्शन बी है दान, ऑप्शन सी है त्याग, ऑप्शन डी है कि अपर्ण। तो आदान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आदान का विपरीतार्थक शब्द होगा प्रदान। आदान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रदान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है आंसू शब्द क्या है? आंसू शब्द क्या है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? तो आंसू शब्द जो है वह तद्भव शब्द है। आंसू शब्द क्या है? तद्भव शब्द है आंसू। फिर है कि व्यंजक के रचयिता कौन है? व्यंजक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है जायसी। तो व्यंजक के रचयिता कौन है? तो व्यंजक के रचयिता है कबीरदास। व्यंजक के रचयिता कौन है? कबीरदास, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है बालक, ऑप्शन बी है पुत्र, ऑप्शन सी है कि अंकसाई, ऑप्शन डी है कि अंकस्थ। तो आपको बताना है कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? तो गोद में सोने वाला अंकसाई कहलाता है। गोद में सोने वाला अंकसाई कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? ऑप्शन है बजबटुक, ऑप्शन बी है ब्रह्मचारी, ऑप्शन सी है कि अंत्यवासी और ऑप्शन डी है कि गुरुकुल। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी जो है वह अंत्यवासी कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी जो है वह अंत्यवासी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है 48 नंबर क्वेश्चन कि भूषण की कविता कौन रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है भक्ति रस, ऑप्शन सी है वीर रस और ऑप्शन डी है कि वात्सल्य रस है। तो 48 नंबर क्वेश्चन बताना है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है सूखा। तो अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनल शब्द का पर्यायवाची जो होगा आग होगा। अनल शब्द का पर्यायवाची आग होगा। फिर है 50 नंबर क्वेश्चन कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है पुत्र, ऑप्शन बी है शिष्य, ऑप्शन सी है चिरंजीवी, ऑप्शन डी है धनवान। तो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द होगा चिरंजीव, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है 51 नंबर क्वेश्चन।
51 नंबर क्वेश्चन है कि मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता से है? ऑप्शन ए है गाँव का घर, ऑप्शन बी है हार जीत, ऑप्शन सी है पुत्र वियोग और ऑप्शन डी है उषा। तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी पुत्र वियोग से यह पंक्ति लिया गया है। पुत्र वियोग से यह पंक्ति लिया गया है कि मैं असहाय विवश बैठी रही और मेरा उठ गया छौना मेरा। मैं असहाय विवश होकर बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति पुत्र वियोग से लिया गया है। फिर है कि वाक्य के आवश्यक अंग। वाक्य के आवश्यक अंग कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 1 2 3 4। तो वाक्य के आवश्यक अंग कितने होते हैं? तो वाक्य के आवश्यक अंग 2 होते हैं। वाक्य के आवश्यक अंग 2 होते हैं। फिर है 53 नंबर क्वेश्चन कि बातचीत शीर्षक। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? ऑप्शन ए है बहस करके, ऑप्शन बी है झगड़ा करके, ऑप्शन सी है कि बातचीत के जरिए और ऑप्शन डी है हंसने से। तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल पड़ता है? तो बातचीत के जरिए वह बाहर निकल पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन 54 नंबर की शिवालय शब्द कौन सा समास है? शिवालय शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन ए है नई समास, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी है कर्मधारय समास है। तो शिवालय शब्द में कौन सा समास होगा? तो शिवालय शब्द में तत्पुरुष समास होगा। शिवालय शब्द में तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इसका विग्रह होता है शिवो का आलय। शिवो का आलय इसका विग्रह होता है, जिसमें का जो है वह तत्पुरुष को दिखाता है, यानी करण संबंध तत्पुरुष को बताता है, इसलिए शिवालय शब्द जो है वह एक तत्पुरुष समास होगा। फिर है 55 नंबर क्वेश्चन कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। तो तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास होगा? तो तीर्थ यात्रा शब्द जो है वह तत्पुरुष समास होगा। तीर्थ यात्रा समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, यानी तीर्थ यात्रा का संधि विग्रह क्या होगा? तो तीर्थों का यात्रा, तीर्थों का यात्रा, तीर्थ यात्रा का विग्रह होता है। इसमें भी का आ रहा है जो कि संबंध तत्पुरुष को दर्शा रहा है, इसलिए तीर्थ यात्रा जो है वह एक तत्पुरुष समास होगा क्योंकि तत्पुरुष समास टोटल 8 होते हैं। फिर है 56 नंबर क्वेश्चन कि मालती किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन ए है सिपाही की माँ, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है तिरिच, ऑप्शन डी है गौरा। तो मालती जो है वह किस कहानी की पात्रा है? तो मालती जो है वह रोज कहानी की पात्रा है। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज है। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश है। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। तिरिच के लेखक कौन है? तो तिरिच के लेखक है उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। रोज के लेखक कौन है? तो रोज के लेखक हैं अज्ञेय जी, यानी सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है वह रोज के लेखक हैं। मालती यानी मालती जो है रोज चैप्टर की मुख्य पात्रा है। फिर है 57 नंबर क्वेश्चन कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है रित, ऑप्शन सी है इत, ऑप्शन डी है तो आपको बताना है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो अंकुरित शब्द में इत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है कि हास्यास्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है अस्पद, ऑप्शन सी है यास्पद, ऑप्शन डी है कि आस्पद। तो हास्यास्पद में कौन सा प्रत्यय होगा? तो हास्यास्पद में आस्पद प्रत्यय होगा। हास्यास्पद में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आस्पद प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है 59 नंबर क्वेश्चन कि ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है कविता, ऑप्शन डी है नाटक। तो 59 नंबर क्वेश्चन है कि ओ सादा नीरा जो है वह किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ओ सादा नीरा जो है वह निबंध विद्या के अंतर्गत आता है। किस विद्या के अंतर्गत? तो निबंध के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है 60 नंबर क्वेश्चन कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी है संबंधवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक और ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक। तो 60 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो यह कौन सा सर्वनाम होगा? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा क्योंकि इसमें निश्चय ही बताया जा रहा है कि वह रोटी मत खाओ क्योंकि वह रोटी जली है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है 61 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन है?
वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है संबंधवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। फिर है 62 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है उदय प्रकाश, ऑप्शन बी है जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी है मल्यज, ऑप्शन डी है कि जगदीश चंद्र माथुर। तो बताना है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है। अब बताएंगे कि उदय प्रकाश किस चैप्टर के लेखक हैं? तो उदय प्रकाश जो है वह 30 चैप्टर के लेखक हैं, उदय प्रकाश 30 चैप्टर के लेखक हैं। फिर जगदीश चंद्र माथुर किस चैप्टर के लेखक है? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है, तो जगदीश चंद्र माथुर है वह मलयाज के लेखक है। जगदीश चंद्र माथुर किसके लेखक है? मलयाज के। और जे कृष्णमूर्ति किसके लेखक है? तो शिक्षा चैप्टर जो है तो उसके जे कृष्णमूर्ति लेखक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 63 नंबर की, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मदन मोहन मुगलानी, ऑप्शन बी है कि कृष्ण मोहन मुगलानी, ऑप्शन सी है राधा कृष्ण मुगलानी, ऑप्शन डी है रामकृष्ण मुगलानी। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था कि मदन मोहन मुगलानी, मदन मोहन मुगलानी मोहन राकेश के बचपन का नाम था। फिर है कि ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ऑप्शन ए है गहरे, ऑप्शन बी है छोटे और विशाल, ऑप्शन सी है उथले और छिलछिले, ऑप्शन डी है गहरे और विशाल। तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन जो है वह गहरे और विशाल है। कैसे हैं? गहरे और विशाल। फिर 65 नंबर क्वेश्चन कि अब तक वह सो गया कैसा वाक्य है? अब तक वह सो गया कैसा वाक्य है? ऑप्शन ए है विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन बी है इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन सी है संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन डी है आज्ञावाचक वाक्य। तो 65 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि अब तक वह सो गया कैसा वाक्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संदेहवाचक वाक्य है। अब तक वह सो गया कैसा वाक्य है? तो संदेहवाचक वाक्य है। फिर है 66 नंबर क्वेश्चन की चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए है जायसी, ऑप्शन बी है मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है रघुवीर सहाय। तो आपको बताना है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जो चित्ररेखा जो है वह जायसी जी की रचना है। चित्ररेखा किसकी रचना है? तो जायसी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर 67 नंबर क्वेश्चन नंबर 67 है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? ऑप्शन ए है प्रयोगवादी, ऑप्शन बी है प्रगतिवादी, ऑप्शन सी है प्रपथवादी, ऑप्शन डी है छायावादी। तो 67 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ है। तो हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 68 है कि हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है गंदा होना, ऑप्शन बी है कीमती होना, ऑप्शन सी है तुच्छ होना, ऑप्शन डी है सच होना। तो हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ होता है तुच्छ होना। हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ होता है तुच्छ होना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है बदल जाना, ऑप्शन बी है धाक जमाना, ऑप्शन सी है दुखी होना, ऑप्शन डी है आवाज बिगड़ जाना। तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है धाक जमाना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है धाक जमाना। फिर 70 नंबर क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्र बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? ज्ञानेंद्र बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? ऑप्शन है प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन बी है कारा अधीक्षक, ऑप्शन सी है पुलिस
उपाधीक्षक है, ऑप्शन डी है अंचलाधिकारी। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कारा अधीक्षक। यानी ज्ञानेंद्र पति जो थे वह बिहार के लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर पदस्थापित हुए। फिर है 71 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए यह कैसा वाक्य है। ऑप्शन ए है आज्ञावाचक, ऑप्शन बी है इच्छावाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है विधिवाचक है। तो 71 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए यह कैसा वाक्य है। तो इस वाक्य में देखेंगे तो क्या जो है यह एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए आपको क्या चाहिए यह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आपको क्या चाहिए कैसा वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर है 72 नंबर क्वेश्चन कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह कैसा वाक्य है। संदेहवाचक, इच्छावाचक, विधिवाचक, प्रश्नवाचक है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो यह कैसा वाक्य है, तो यह एक इच्छावाचक वाक्य है, यह एक इच्छावाचक वाक्य है। फिर है 73 नंबर क्वेश्चन कि किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है। किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है। ऑप्शन ए है मोपासा, ऑप्शन बी है लोपेज, ऑप्शन सी है चेखव, ऑप्शन डी है मलयज। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोपेज। यानी लोपेज का जो लेखन है वह विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखलाता है। फिर है 74 नंबर क्वेश्चन नंबर 74 है कि अदरक शब्द क्या है। ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है पुल्लिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अदरक शब्द कैसा शब्द है, तो अदरक शब्द जो है वह एक पुल्लिंग शब्द है। अदरक कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है कि गुस्सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं। तो गुस्सा शब्द कौन सा शब्द है, तो गुस्सा शब्द जो है वह एक पुल्लिंग शब्द है, गुस्सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। फिर है कि नीरस का संधि विच्छेद, नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है निर्धन रस, ऑप्शन बी है निधन रस, ऑप्शन सी है निह धन रस, ऑप्शन डी है कि निर्धन रस। तो नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नीरस का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी निह धन रस, निह धन रस, नी में विसर्ग होना चाहिए। फिर है 77 नंबर क्वेश्चन कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप में देने में किनका स्मरणीय योगदान है। कहानी विद्या को आधुनिक रूप में देने में किनका स्मरणीय योगदान है। ऑप्शन ए है मोपासा, ऑप्शन बी है चेखव, ऑप्शन सी है लोपेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोपासा। यानी कहानी विद्या को आधुनिक रूप में देने में मोपासा का जो है वह स्मरणीय योगदान है। फिर है संसार शब्द कौन सा संज्ञा है। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है, 78 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है समूहवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी है भाववाचक है। तो संसार शब्द कौन सा संज्ञा है, तो संसार शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संसार शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है कि अंतोन चेखव कहानी है क्लर्क की मौत, ऑप्शन बी है पेशगी, ऑप्शन सी है रस्सी का टुकड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतोन चेखव कहानी है किसका है, तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लर्क की मौत अंतोन चेखव की कहानी है। फिर 80 नंबर क्वेश्चन की गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ क्या है। गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है डिंग हाँकना, ऑप्शन बी है झूठा डर दिखाना, ऑप्शन डी है बढ़ा चढ़ा कर बताना, ऑप्शन डी है क्षमता से बाहर कार्य करना। तो गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ होता है झूठ डर दिखाना, झूठा डर दिखाना गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है विद्या धन आलय, ऑप्शन बी है विद्या धन आलय, ऑप्शन सी है विद्या धन आलय, ऑप्शन डी है कि बी धन आलय। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या धन आलय, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है 82 नंबर क्वेश्चन के आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है घर से बाहर हो जाना, ऑप्शन बी है भला बुरा ना समझना, ऑप्शन सी है बहुत क्रोधित होना, ऑप्शन डी है व्यर्थ की बातें करना। तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। फिर है कि गाँव का घर शीर्षक कविता, गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। ऑप्शन ए है मातृभूमि, ऑप्शन बी है पुत्र वियोग, ऑप्शन सी है संशयात्मा, ऑप्शन डी है उषा। तो गाँव का घर शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है। तो गाँव का घर शीर्षक कविता जो है गाँव का घर शीर्षक कविता जो है वह
संशयात्मा कविता संग्रह से ली गई है। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है कि सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर के कवि सूरदास है। सूरसागर के कवि सूरदास है। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है? तो सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बालकृष्ण किसके लेखक हैं? तो बातचीत चैप्टर के बालकृष्ण भट्ट लेखक है। अज्ञेय जी किसके हैं? तो अज्ञेय जो है वह रोज चैप्टर के लेखक है। अज्ञेय जो है वह रोज चैप्टर के लेखक है। मलय चैप्टर के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। जगदीश चंद्र माथुर जी मलय चैप्टर के लेखक हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है 86 नंबर कि वैद्य का विलोम शब्द है। वैद्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है नवैध, ऑप्शन बी है अवैध, ऑप्शन सी है कुवैध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वैद्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो वैद्य का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी अवैध। वैद्य का विलोम शब्द अवैध होगा। फिर है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद है। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ने धन अन न धन यन, ऑप्शन सी है ने धन एन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा ने धन अन। नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा। फिर है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है जय कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार है ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत चैप्टर के लेखक हैं। नामवर्षी किसके लेखक है? तो नामवर्षी जो है वह प्रगीत और समाज के लेखक है। प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर्षी। जय कृष्णमूर्ति किसके हैं? तो शिक्षा चैप्टर जो है उसके जय कृष्णमूर्ति लेखक है। उदय प्रकाश किसके लेखक हैं? तो 30 चैप्टर के उदय प्रकाश लेखक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 89 नंबर कि आनंदित कौन? आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है दित्य, ऑप्शन बी है इत्य, ऑप्शन सी है दित्य, ऑप्शन डी है इत्य। तो आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आनंदित में इत प्रत्यय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आनंदित में इत प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर है कि अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है दृष्टिहीन होना, ऑप्शन बी है मूर्ख होना, ऑप्शन सी है चालाक होना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। फिर है 91 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन ए है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी है 100 अजन 1 सुजन, ऑप्शन सी है सद्भाव का अभाव, ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु। तो कौन सी रचना जो है वह बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा गुरु जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बाकी सभी जो नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजन 1 सुजन है, सद्भाव का अभाव जो है, सभी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। फिर है 92 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी है तुर्कों के साथ, ऑप्शन सी है अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन डी है जर्मनों के साथ। तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का जर्मनों के साथ संघर्ष हुआ था। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? तो दिनकर जी का निधन जो हुआ था वह विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। फिर है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उर्वशी जो कृति है दिनकर जी की, इस पर दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर है 95 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? ऑप्शन ए है अपने अपने अजनबी, ऑप्शन बी है भगनदूत, ऑप्शन सी है कि एक बूंद सहसा उछली, और ऑप्शन डी है तिरिश। तो कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? तो जो तिरिश जो है वह रचना अज्ञेय जी की नहीं है। यह किसका है? तो यह उदय प्रकाश जी का है। फिर है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? ऑप्शन है अछूता समस्या, ऑप्शन बी है सत्याग्रह और हड़ताल है, ऑप्शन सी है नवरात्र, ऑप्शन डी है मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नवरात्र जो है वह भगत सिंह द्वारा लिखा गया निबंध नहीं है। फिर है 97 नंबर क्वेश्चन की 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? इक से, कि तंबाकू से, कि मसाला से, कि नील से। तो 3 कठिया प्रथा का संबंध जो है वह
नील से है। आपको पता होगा कि यह तीन कटिया एक प्रणाली है जो अंग्रेजों द्वारा किसानों पर लगाया गया था, जिसमें किसानों को अपने 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। फिर है 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन जो है वह है कि निम्नलिखित में से बिश्नी की पड़ोसन कौन सी है। निम्नलिखित में से बिश्नी की पड़ोसिन कौन है। ऑप्शन ए है आभा, ऑप्शन बी है विमला, ऑप्शन सी है कुंती, ऑप्शन डी है माधुरी। तो निम्नलिखित में से बिश्नी की पड़ोसन कौन है। तो विष्णु की पड़ोसन जो है वह कुंती है। कौन है। कुंती। कुंती जो है विष्णु की पड़ोसन है। फिर है कौन सी पुस्तक है नामोर सिंह की है। ऑप्शन ए है पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन बी है पृथ्वी राजरासो की भाषा, ऑप्शन सी है अंतराल और ऑप्शन डी है न आने वाला कल। तो आपको बताने की कौन सी पुस्तक नामोर सिंह की है। तो पृथ्वी राजरासो की भाषा जो है वह नामोर सिंह की पुस्तक है। पृथ्वी राजरासो जो है वह नामोर सिंह की पुस्तक है। फिर आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि जूठन क्या है। जूठन क्या है। ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है ताज रिपोत ताज, ऑप्शन डी आत्मकथा। तो जूठन क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने हिंदी का मॉडल सेट 4 भी कर लिया, जो कि इसमें 100 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।